सेल चैप्टर में जो एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज है उसी के अंदर मेजॉरिटी ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑलरेडी कवर्ड है। यानी कि अगर आपने बैक एक्सरसाइज कर ली तो आपको सेल चैप्टर में एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। आज के इस वीडियो के अंदर उस कंप्लीट एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन को उठाएंगे, उसको समझेंगे और साथ ही साथ ये देखेंगे कि अगर इसको थोड़ा घुमा के भी पूछ दिया तो वो भी कैसे बनाना है, एग्जाम में आपकी एग्जैक्ट वर्डिंग क्या होनी चाहिए, एग्जैक्ट सेंटेंस किस तरीके से आप फ्रेम करोगे, किस तरीके से एग्जाम में लिख के और मैक्सिमम मार्क्स आप लेकर के आओगे, सभी चीजें इस वीडियो के अंदर आपको पता लगेंगी। तो हाईली इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है सेल चैप्टर के हिसाब से। वेलकम टू नॉट योर स्कूल, मेरा नाम है सचिन भारद्वाज। चलिए शुरू करते हैं। चलिए, अब इस वीडियो को देखने का एक प्री रिक्वेस्ट है कि आपने सेल चैप्टर ऑलरेडी पहले से पढ़ा होना चाहिए। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इस चैनल पर भी मैंने सेल का कंप्लीट वन शॉट डाल दिया है, जाकर के आप देख सकते हो। चलिए, सबसे पहले क्वेश्चन ये कहता है कि भाई आपको पेयर्स दिए हुए हैं, कुछ टर्म्स दिए हुए हैं, उनके बीच में डिफरेंस बताना है बेस्ड ऑन द क्लूज गिवन इन पैरेंथेसिस। यानी कि ब्रैकेट में जिस बेसिस पे आपको डिफरेंस बताना है वो बेसिस दिया हुआ है। तो सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में डिफरेंस क्या है, परमेबिलिटी के हिसाब से। आरईआर और एसईआर के बीच में स्ट्रक्चरल डिफरेंस क्या है, क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट के बीच में पिगमेंट्स का क्या डिफरेंस है। तो यहां पर सबसे पहले बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल की। देखो, सेल मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, सभी चीजों को पास होने नहीं देती है, सिर्फ नेसेसरी चीजों को पास होने देती है। और जो सेल वॉल होती है वो आपकी नॉर्मल परमिएबल होती है, यानी कि मेजॉरिटी ऑफ चीजों को पास होने देती है विदाउट एनी चेक पॉइंट। ठीक है, तो यहां पर अब इसको डिटेल में लिखना कैसे एग्जाम में वो मैं आंसर दूंगा, लेकिन पहले समझ तो लो। देन इसके बाद आरईआर और एसईआर क्या होता है। देखो, यहां पर ईआर जो है यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर अगर राइबोसोम्स चिपक जाएं तो वो रफ सरफेस हो जाता है, और अगर राइबोसोम्स नहीं चिपके हैं तो वो स्मूथ सरफेस रहता है। तो जिस आरईआर में, जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स आकर के चिपक जाते हैं वो आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाता है, यानी कि आरईआर हो जाता है। और जिसमें राइबोसोम्स नहीं चिपकते हैं वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। यही स्ट्रक्चर डिफरेंस होता है। ठीक है, देन इसके बाद जैसे क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट की बात करते हैं। क्लोरोप्लास्ट में पिगमेंट्स का क्या डिफरेंस होता है। पिगमेंट्स मतलब इसके अंदर ग्रीन कलर के पिगमेंट्स होते हैं और इसके अंदर मल्टीपल कलर यहां पर पिगमेंट्स होते हैं। यहां पर ग्रीन कलर पिगमेंट्स आपके जो प्लांट्स की पत्तियां होती हैं ना, हरी कलर की होती हैं, वो क्लोरोप्लास्ट की वजह से ही होती हैं। और यहां पर क्रोमोप्लास्ट क्या होता है भाई, क्रोमोप्लास्ट जैसे आपका लेट सपोज कोई फ्रूट हो गया, येलो कलर का है, रेड कलर का है, उसको येलो और रेड कलर कहां से मिल रहा है, वो यहां से क्रोमोप्लास्ट से मिल रहा है। ठीक है, अब समझते हैं कि इसको एग्जाम में लिखोगे कैसे। अब वैसे पहला जो क्वेश्चन है उसके लिए डिटेल में डिस्कस कर रहा हूं, देन उसके बाद मैं क्वेश्चन समझाया करूंगा और आपको ये दिया करूंगा। हालांकि ये नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जाके वहां से भी देख सकते हो। ये दे दिया करूंगा, एग्जाम में कैसे लिखना है वो आप पढ़ लेना। ठीक है, यहां पर सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में डिफरेंस लिखा हुआ है, आरईआर और एसईआर के बीच में डिफरेंस लिखा हुआ है। क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स ग्रीन पिगमेंट, और ग्रीन पिगमेंट का नाम क्या है, क्लोरोफिल। अच्छा, ये जो क्लोरोफिल होता है ना, इसी की मदद से फोटोसिंथेसिस यहां पर हो पाता है। ठीक है, देन इसके बाद क्रोमोप्लास्ट के अंदर कंटेन्स पिगमेंट अदर देन क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के अलावा पिगमेंट्स होते हैं विच में बी ऑफ डिफरेंट कलर्स, येलो कलर के होते हैं, ऑरेंज कलर के होते हैं, रेड कलर के होते हैं। और यही जो ऑरेंज, रेड, येलो कलर के पिगमेंट्स होते हैं यही फ्रूट को ये मल्टीपल कलर्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है और ये एक्सपेरिमेंटल बेस्ड क्वेश्चन है। इस बार देखा गया है कि सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा दिए जा रहे हैं, यहां तक कि लास्ट क्वेश्चन जो आपके एनसीईआरटी का है वो एक पैसेज है, और पैसेज को पढ़ के आपको क्वेश्चंस यहां पर आंसर करने हैं। ठीक है, चलिए, तो आपने अगर प्रैक्टिकली नहीं पढ़ा होगा तो भाई मजा नहीं आने वाला। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, टू सिमिलर एनिमल्स सेल्स आर प्लेस्ड इन टू डिफरेंट सॉल्यूशंस। ठीक है, सेल एक्स इज प्लेस्ड इन प्योर वाटर, सेल वाई इज प्लेस्ड इन कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सोल्यूशन। तो यहां पर दो यहां पर सॉल्यूशंस आपके बनाए गए हैं, एक में प्लेन वाटर है और दूसरे में कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सोल्यूशन यहां पर डाला गया है, और दोनों में सेल रखे हैं। यहां पर एक सेल एक्स है और यहां पर सेल वाई है। दोनों कैसे सेल है, एनिमल सेल है, खैर उससे हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अब लिखा हुआ है सेल्स आर ऑब्जर्व्ड आफ्टर सम टाइम, सेल एक्स स्वेल्स, जो सेल एक्स है वो बड़ा हो गया, स्वेल हो गया है, और सेल वाई श्रिंक्स, जो सेल वाई है वो छोटा हो गया। कैसा हो गया, श्रिंक हो गया, सिकुड़ गया है। Which statement provides the correct explanation for above observation? अब यहां पर मुझे बताना है कि भाई जो सेल X है वो बड़ा क्यों हो गया है और सेल Y यहां छोटा क्यों हो गया है। सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं भाई ये चीज क्यों होती है। ये होता है ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। किस प्रोसेस की वजह से होता है भाई, ये होता है ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस की वजह से क्या हुआ, प्लेन वाटर सेल के अंदर चला गया। ऑस्मोसिस की प्रोसेस की वजह से क्या हुआ, आपका जो प्लेन वाटर है इसके आसपास, सेल के आसपास, वो सेल के अंदर चला गया तो सेल फूल गया। जैसे किशमिश को पानी में फैला देते हो तो किशमिश कैसे बड़ी हो जाती है, उस तरीके से यहां पर पानी अंदर चला गया तो वो भी बड़ा हो गया। देन इसके बाद यहां क्योंकि सॉल्ट सोल्यूशन था, बाहर पानी कम था और सेल के अंदर पानी की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा थी, तो सेल के अंदर से पानी बाहर चला गया। ठीक है, तो ये ऑस्मोसिस की प्रोसेस यहां पे हुई है। अब आपको बताना है कि भाई ये चार में से
कौन सा आपका जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। सबसे पहले देखते हैं, सॉल्ट मॉलिक्यूल्स मूव्ड इनटू सेल वाई। क्या ऐसा हुआ होगा कि भाई ये तो सॉल्ट सोल्यूशन है, यहां पर ये सॉल्ट सोल्यूशन है, ठीक है, क्या सॉल्ट अंदर चला गया सेल वाई के अंदर? नहीं भाई, ऐसा तो नहीं होता, पानी ही अंदर बाहर होता है, सॉल्ट वॉल्ट नहीं होता, तो ये आपका गलत हो गया, ठीक है। वाटर मूव्ड इनटू सेल एक्स, हाँ ये तो करेक्ट है भाई, वाटर सेल एक्स के अंदर चला गया, ठीक है। देन इसके बाद दूसरा स्टेटमेंट क्या क्या, एंड मोर वाटर मूव्ड आउट ऑफ सेल वाई देन द सॉल्ट सोल्यूशन एंटर्ड इन इट। यहां पर ये कह रहा है भाई जितना सॉल्ट सोल्यूशन सेल वाई के अंदर घुसा, जितना सॉल्ट सोल्यूशन एंटर किया सेल वाई के अंदर, उससे ज्यादा पानी बाहर चला गया। ये एक गलत स्टेटमेंट है। क्यों गलत स्टेटमेंट है? इसलिए गलत स्टेटमेंट है क्योंकि सॉल्ट सोल्यूशन अंदर नहीं गया, सिर्फ और सिर्फ पानी बाहर आता है, तो ये भी आपका एक गलत स्टेटमेंट हो जाता है। देन इसके बाद थर्ड लिखा हुआ है वाटर मूव्ड इनटू सेल एक्स, ठीक है, बहुत बढ़िया, हाँ भाई यहां पे ऐसा हुआ है, सेल एक्स के अंदर पानी चला गया है, एंड मूव्ड आउट ऑफ सेल वाई, सेल वाई से पानी बाहर चला आया तो इसलिए वो सिकुड़ गया, ठीक है, थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। हाँ ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर है भाई, सेल एक्स से जो है पानी अंदर चला गया और सेल वाई से बाहर आ गया, इसलिए वो सिकुड़ गया। ये आपका परफेक्ट सॉल्यूशन यहां पर इसका हो जाता है, ठीक है। तो इसका सबसे करेक्ट आंसर क्या था, सबसे करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या था, ये थर्ड नंबर। अब जो मैंने आंसर दिया है उसमें आपको रीजन भी दिया है कि भाई ये क्यों हुआ है, तो थर्ड ऑप्शन जो है आपका करेक्ट है। रीजन इसका क्या है, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस की वजह से क्या हुआ, सेल एक्स के अंदर पानी चला गया और सेल वाई से पानी बाहर आ गया थ्रू द मेम्ब्रेन, जिसको हम सेलेक्टिवली परमीबल मेम्ब्रेन कहते हैं, और इस पूरी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस, ठीक है। तो ये डिटेल में पढ़ लेना, एग्जाम में कैसे लिखना है वो देख लेना। देन इसके बाद लिखा हुआ है लुक एट द डायग्राम ऑफ अ सेल, ठीक है, ये सेल का डायग्राम है। आइडेंटिफाई द पार्ट्स लेबल्ड फ्रॉम ए टू जी, यानी कि ए टू जी जितने भी पार्ट्स हैं इनको हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन से हैं, एंड करेक्टली मैच देम विद देयर फंक्शंस गिवन बिलो, ठीक है। यहां पर क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई जितने भी ये सेल के पार्ट्स हैं, सबसे पहले तो इनको लेबल करो कि हर पार्ट क्या है, और फिर उसके बाद उसको मैच करो कि ये वाला पार्ट कौन से फंक्शन को मैच कर रहा है, कौन सी चीज है जो कि सेलुलर एक्टिविटीज, सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज है उनको कंट्रोल करता है, कौन सी चीज है जहां पर सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले यहां पर लिख लेते हैं कि कौन सी चीज क्या है, ठीक है। अब सबसे पहले ए क्या दिख रहा है भाई, ये अपना है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है, दिस इज योर माइटोकॉन्ड्रिया, तो इसको हम लिख देते हैं दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। देखो लेक्चर थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन डिटेल में हर चीज में बात करेंगे, ऐसा नहीं कि भाई आंसर दे के निकल गए, वो तो सब कर देंगे, थोड़ा सा समझाऊंगा नहीं तो मजा कैसे आएगा, ठीक है। देन इसके बाद ये क्या हो गया, बी हो गया आपका न्यूक्लियस, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका न्यूक्लियस, ठीक है। सी क्या हो गया, सी हो गया आपका गोल्गी अपैरेटस, क्या हो गया, ये हो गया गोल्गी अपैरेटस। गोल्गी अपैरेटस का क्या काम करता है भाई, ये पैकेजिंग सेंटर है सेल का, ठीक है। देन इसके बाद नेक्स्ट जी हो गया आपका वैक्यूल, क्या हो गया, जी हो गया आपका वैक्यूल। एफ क्या है भाई, एफ देखो अब समझना, यहां पर ई जो है वो सेल वॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है और एफ आपका सेल मेम्ब्रेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये सेल मेम्ब्रेन, सेल एम लिख देता हूं, और ये सेल वॉल है, क्या है, सेल वॉल है, ठीक है। देन इसके बाद डी, ये ग्रीन कलर का क्या होता है भाई, सेल प्लांट के अंदर, प्लांट सेल के अंदर ग्रीन कलर का क्या होता है, ये होता है क्लोरोप्लास्ट, क्या होता है, ये होता है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट। अब मुझे एक चीज बताओ कि ये फॉलोइंग फंक्शंस हैं, इनके हिसाब से ए बी सी डी यहां पर आपको लिस्ट करना है। सबसे पहले भाई कौन सी चीज है जो कि कंट्रोल करती है एक्टिविटीज ऑफ अ सेल, न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ सेल। सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज हो रही है कौन कंट्रोल करता है, आपका न्यूक्लियस करता है, तो इसका आंसर क्लियर विनर कौन हो भाई, न्यूक्लियस बी है, तो इसका आंसर क्या हो गया, बी हो गया, ठीक है। देन इसके बाद साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिससे आपकी एनर्जी बनती है, और एनर्जी कहां बनती है, एनर्जी बनती है माइटोकॉन्ड्रिया में, बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया कहां है भाई, माइटोकॉन्ड्रिया ए नंबर है, तो ये आपका ए हो गया। देन इसके बाद स्टोरेज ऑर्गेनली दैट आल्सो प्रोवाइड्स रिजिडिटी टू द सेल, भाई ऐसी ऑर्गेनली कौन सी है जो कि सेल को रिजिडिटी भी दे रही है, यानी कि उसको एक स्ट्रक्चर मेंटेन करने में भी हेल्प दे रही है और साथ ही साथ वो स्टोर भी करती है। वैक्यूल कौन है भाई, वैक्यूल, वैक्यूल के अंदर वाटर्स, इंपॉर्टेंट मिनरल्स ये स्टोर भी होते हैं, साथ ही साथ क्योंकि ये मतलब बहुत हैवी, सेल के अंदर बहुत हैवी पार्ट यहां पर बनाता है, इसकी वजह से सेल का जो शेप है वो भी यहां पर मेंटेन रहता है। तो इसका आंसर क्या हो गया भाई, थर्ड नंबर का आंसर क्या है, थर्ड नंबर का आंसर हो गया वैक्यूल, वैक्यूल मतलब जी, तो यहां पर इसको हम जी लिख लेते हैं। खैर इसका मैंने प्रॉपर आंसर आपको दिया है, बट यहां पर आपको समझना चाहिए। सेपरेट द सेल कॉन्टेंट फ्रॉम सराउंडिंग, सराउंडिंग से सेल कॉन्टेंट को सेपरेट करने का काम कौन करता है भाई, यहां पर ये सराउंडिंग से सेल कॉन्टेंट को सेपरेट करने का काम करता है सेल मेम्ब्रेन, क्या करता है, सेल मेम्ब्रेन, तो यानी कि सेल मेम्ब्रेन यहां पर ही आ जाएगा। देन इसके बाद प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल रिजिडिटी थ्रू द सेल, भाई सेल के अंदर, प्लांट सेल के अंदर ऐसी कौन सी चीज है जो कि उसको स्ट्रक्चरल रिजिडिटी देती है, और यहां पर हिंट ये है कि भाई एनिमल सेल के अंदर वो नहीं होती, क्या है, यहां पर ये हो गया सेल वॉल। तो ये सेल वॉल क्या है, ये रही आपका सेल वॉल, सेल वॉल जिसको ई कहा। अब ये जितना टाइम इन क्वेश्चंस में दे रहा हूं, आगे क्वेश्चंस में इतना टाइम नहीं दूंगा, ठीक है, क्योंकि भाई वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। पैक्स एंड स्टोर्स मटेरियल्स रिसीव्ड फ्रॉम ईआर, ऐसी कौन सी चीज है, एंडोप्लाज्मिक
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो प्रोटीन आया, फैट आया, लिपिड्स आया, इसको पैक और स्टोर करने का काम करती है। तो यहां पर ये कौन करता है भाई? ये करता है आपका गोल्गी एपेरेटस। ये पैकेजिंग सेंटर है भाई हमारे सेल का, तो गोल्गी एपेरेटस क्या हो गया? सी हो गया, ठीक है। देन इसके बाद हेल्प्स इन मैन्युफैक्चरिंग फूड। भाई कौन है जो कि यहां पर फूड की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है? प्लांट के अंदर फूड की मैन्युफैक्चरिंग कौन करता है? फूड कहां से बनता है भाई? आपके फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से बनता है। इससे ज्यादा हिंट क्या दे दूं? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? प्लांट के अंदर फूड यहां पर प्रोडक्शन करता है। तो डी हो गया ये क्लियर विनर। तो इस तरीके से देखो, ऐसे टाइप के जब क्वेश्चन आते हैं ना, तो जो क्वेश्चन रहता है वो आपकी कंप्लीट नॉलेज चेक कर लेता है कि आपको कितना ज्यादा पता है उसको पर्टिकुलर चैप्टर के बारे में। तो ऐसे क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट जाते हैं। इस तरीके से मैंने इसका प्रॉपर लेबलिंग कर दिया है, तो वो आप देख सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस ऑफ द पेयर ऑफ सेल ऑर्गेनेली आर करेक्टली प्लेस्ड अंडर द गिवन कैटेगरीज। ठीक है, यहां पर पूछ रहा है भाई, यहां पर ये सारी चीजें, इनमें से कौन सा है जो प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होता है और इसमें से कौन सा है जो एनिमल सेल के अंदर एब्सेंट होता है। तो भाई मैंने तो सीधा सीधा बोल दिया, क्या बोल दिया भाई? मैंने तो यहां पर सीधा सीधा बोल दिया कि सेल वॉल एब्सेंट होता है एनिमल सेल के अंदर, ठीक है। राइबोसोम एब्सेंट होता है क्या? नहीं भाई, राइबोसोम एब्सेंट नहीं होता। गोल्गी एपेरेटस भी होता है एनिमल में, यानी कि एब्सेंट नहीं होता। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी एनिमल सेल के अंदर होता है, यानी कि ये भी एब्सेंट नहीं होता। यानी कि एनिमल सेल के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक चीज एब्सेंट होती है, जो कि सेल वॉल। तो हमें भाई आंसर तो पहले ही मिल गया, फर्स्ट ऑप्शन है, जहां पर प्लांट सेल के अंदर आपका ल्यूकोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है? जैसे आलू वगैरह देखते हो, आलू हो गया, प्याज हो गया, उसको जो ट्रांसपेरेंट कलर देता है वो कौन देता है? ल्यूकोप्लास्ट देता है। एक टाइप का प्लास्टिड है, जैसे क्लोरोप्लास्ट भी एक प्लास्टिड है, क्रोमोप्लास्ट भी एक प्लास्टिड है, अभी पीछे डिस्कस किया। उसी तरीके से ल्यूकोप्लास्ट भी एक प्लास्टिड है, ठीक है। ये सिर्फ प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल के अंदर नहीं होता। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। अब देखो इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं, कॉन्सेप्चुअली अगर आप स्ट्रांग नहीं होगे तो आप यहां पर फेल हो जाओगे, ठीक है। ये टिक कहां से बना दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, टू स्टूडेंट्स रेनू एंड रोहित, ठीक है, रेनू एंड रोहित आपस में डिबेट कर रहे थे, वर हैविंग अ डिस्कशन ऑन द प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स पर डिस्कशन कर रहे थे। भाई बच्चे हमारे बहुत स्ट्रांग है। रेनू एम्फसाइज दैट ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स इवन रूट्स कंटेन प्लास्टिड। रेनू ने कहा कि भाई प्लांट के जितने भी पार्ट्स हैं सब में प्लास्टिड होता है, ठीक है। देन इसके बाद, हाउएवर रोहित डिड नॉट एग्री विद द स्टेटमेंट एंड टोल्ड हर दैट प्लास्टिड्स आर एब्सेंट इन प्लांट रूट्स। यानी कि प्लांट की जो रूट्स होती हैं उसमें प्लास्टिड नहीं होता। तो यहां रोहित ने क्या कहा कि भाई प्लांट के रूट्स में प्लास्टिड नहीं होता, ठीक है, रूट्स में प्लास्टिड नहीं होता, ठीक है। देन इसके बाद, आर अंडरग्राउंड, भाई क्योंकि वो प्लांट की जो रूट्स हैं वो अंडरग्राउंड होते हैं, उसमें प्लास्टिड नहीं होता। एंड डू नॉट नीड टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, हु इज करेक्ट, जस्टिफाई योर आंसर। तो बेसिकली बात समझो, सबसे पहले तो प्लांट का, अगर प्लांट पूरा बना हुआ है तो उसकी रूट्स भी प्लांट के अंदर ही आ रही हैं, वो भी सेल से मिलकर बनी होगी। और अगर सेल है तो सेल के अंदर प्लास्टिड तो होगा ही। यानी कि सबसे पहला ही क्लियर विनर कौन हो गई? रेनू हो गया। कौन हो गया? रेनू हो गई। यानी कि रोहित भाई हमारे हार गए हैं, यहां पर वुमेन इंपावरमेंट आ चुकी है। तो इसका प्रॉपर आंसर आप किस तरीके से लिखोगे? कुछ इस तरीके से लिखोगे कि भाई रेनू इज करेक्ट, प्लास्टिड्स आर नॉट लिमिटेड टू क्लोरोप्लास्ट। भाई प्लास्टिड्स का सिर्फ इतना काम नहीं है कि क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस बस का काम है, नहीं भाई, वो हमारे अलग कलर्स भी दे रहे हैं। प्लास्टिड्स तो क्रोमोप्लास्ट भी प्लास्टिड है, जो येलो ऑरेंज कलर देता था, ल्यूकोप्लास्ट भी प्लास्टिड है। अब इस तरीके से हम कहें भाई, जो आपका ऑनियन हो गया, प्याज हो गया या आलू हो गया, ये तो जमीन के नीचे है, यानी एक तरीके से रूट से ही बन रहे हैं, तो क्या इसमें प्लास्टिड नहीं होगा? इसमें भी होता है, ल्यूकोप्लास्ट नाम का प्लास्टिड होता है। ये सारी चीजें भाई पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है, याद नहीं रखोगे मजा नहीं आएगा, ठीक है। लिखा हुआ है प्लांट्स ऑल्सो कंटेन ल्यूकोप्लास्ट, हाँ वही सेम आंसर लिखा हुआ है। विच आर कलरलेस प्लास्टिड्स दैट स्टोर फूड मटेरियल सच एज स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन, ठीक है। तो ये आंसर आपका यहां पे लिखा हुआ है कि भाई ये रेनू यहां पर हमारी सही थी और रोहित भाई हमारे गलत हो गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर टू इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल्स इन अ प्लांट सेल, डिस्कस हाउ दीज टू ऑर्गेनेल्स आर स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सिमिलर टू ईच अदर एंड डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। यानी कि आपको सिमिलर बताना है कि ये कैसे सिमिलर है और किस तरीके से अलग अलग हैं। तो बेसिकली सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के बारे में समझो कि इनके पास इनके खुद के डीएनए और खुद के राइबोसोम्स होते हैं। ये पहले तो यही आपका डिफरेंस हो गया। वन शॉट के अंदर भी मैंने क्लियरली इस चीज पे इंफोसिस किया था कि ये दोनों पे क्वेश्चन आता ही है। दूसरी चीज भाई, ये प्रॉपर डबल मेम्ब्रेन होते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन नहीं होते। माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर भी डबल मेम्ब्रेन होती है और आपके क्लोरोप्लास्ट के ऊपर भी डबल मेम्ब्रेन होती है। दूसरी चीज भाई, डिफरेंस क्या हो गया? डिफरेंस यही हो गया कि क्लोरोप्लास्ट है, उसके अंदर क्लोरोफिल होता है, ग्रीन कलर के पिगमेंट्स देते हैं, आपका ग्रीन कलर प्रोवाइड करते हैं, फोटोसिंथेसिस में काम आते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया फोटोसिंथेसिस में थोड़ी काम आता है। माइटोकॉन्ड्रिया आपके एनर्जी बना करके देता है, जो आपके सेल में जितनी भी फंक्शनिंग चल रही है उसमें हेल्प करता है ना। तो ये डिफरेंट है। तो इस तरीके से एग्जाम में कैसे लिखना, क्योंकि हमें पता तो है भाई डिफरेंस क्या होता है, लेकिन एग्जाम में लिखते नहीं बनता। चलो आंसर क्या है इसका? माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस।
डिफरेंसेस, सबसे पहले सिमिलैरिटीज क्या है, बोथ आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, दोनों सेल ऑर्गेनेलीज हैं और यहां पर दोनों के पास डबल मेम्ब्रेन होती है। बोथ कंटेन देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स, इनके पास खुद का डीएनए खुद का राइबोसोम होता है, ठीक है। देयरफॉर बोथ कैन मेक सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन्स, खुद का प्रोटीन खुद बना लेते हैं, दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। देन इसके बाद भाई डिफरेंसेस क्या है, ये आपके डिफरेंसेस हैं। पहला तो स्ट्रक्चरल डिफरेंस है कि भाई ये इसके इनर मेम्ब्रेन में क्रिस्टे फोल्डिंग्स होती हैं ऐसे 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 करके, ठीक है। देन इसके बाद इसमें स्ट्रोमा प्रेजेंट होता है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके का कुछ आपका क्लोरोप्लास्ट होता है, इसमें कुछ इस तरीके के डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि आपस में जुड़े होते हैं। हालांकि डिटेल में नहीं जाएंगे बट हाँ समझ लो कि ऐसा कुछ होता है। देन इसके बाद यहाँ फोटोसिंथेसिस होता है, यहाँ सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन की वजह से ही आपका एनर्जी फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं वो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। देन इसके बाद अब यहां पर मैंने एक बार दिखा भी दिया, कहां है भाई, ये रहा आपका क्लोरोप्लास्ट, ये रहा आपका माइटोकॉन्ड्रिया। यहां पर स्ट्रक्चरल डिफरेंस ही आप देख लो, ये डिस्क शेप स्ट्रक्चर है जिसे हम क्या कह रहे हैं भाई, ये स्ट्रोमा हो गया। देन इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टे फॉर्मेशन होता है, क्रिस्टे का मतलब क्या है, जो फोल्डिंग है ना इनर लाइनिंग की फोल्डिंग, ये हो गया क्रिस्टे। तो इस तरीके से आप इसको विजुअलाइज भी कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेल ऑर्गेनेली कंटेन डीएनए, अभी जस्ट पीछे इसका आंसर देखा हुआ भाई, माइटोकॉन्ड्रिया में तो डीएनए होता है खुद का, क्लोरोप्लास्ट में भी खुद का डीएनए होता है। सबसे पहले देखते हैं, क्लोरोप्लास्ट में तो होता है लेकिन राइबोसोम्स में खुद का डीएनए थोड़ी होता है, नहीं होता, इसको हटा दो। माइटोकॉन्ड्रिया एंड न्यूक्लियस, ये हो सकता है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर तो भाई खुद का डीएनए होता है और न्यूक्लियस में तो डीएनए होता ही, वो तो पूरे सेल का डीएनए ही उनका होता है, राइट। तो यहां माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस आर करेक्ट आंसर। यहां पर राइबोसोम्स में अगेन नहीं होते, लाइसोसोम्स में भी नहीं होते। लाइसोसोम्स क्या थे, डाइजेस्टिव एंजाइम्स कंटेन करते थे, वेस्ट मटेरियल को यहां प्रोसेस करने का काम करते थे। तो इसका आंसर क्या हो गया भाई, आपका माइटोकॉन्ड्रिया एंड न्यूक्लियस हो गया। 7 क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं, लगभग 7 क्वेश्चन और बचे हुए, नहीं 7 नहीं 8-9 क्वेश्चन बचे, चलो कोई बात नहीं। ये आंसर प्रॉपर लिखा हुआ है, इसको इत्मीनान से पढ़ लेना। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखो जितने भी सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है ना उन पे जरूर ध्यान देना। और एक चीज और बता देता हूं, जितने भी सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है कहीं ना कहीं वो डिफ्यूजन या फिर ऑस्मोसिस से रिलेटेड होंगे। तो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस ऐसे टॉपिक है, प्रैक्टिकली पढ़ना उनको, रटना मत कि भाई ये हायर कॉन्सेंट्रेशन लोअर कॉन्सेंट्रेशन होता है भैया, ऐसा मत करना, प्रॉपर डिटेल में पढ़ना, ठीक है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ रिसर्चर कैरीड आउट एन एक्सपेरिमेंट इन विच शी टुक 2 कैरेट्स ऑफ सिमिलर साइज, ठीक है, 2 कैरेट ले लिए भाई यहाँ पे। शी प्लेस्ड 1 कैरेट इन प्लेन वाटर एंड अदर कैरेट इन कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सोल्यूशन, ठीक है भाई। ऑस्मोसिस वाली प्रोसेस कुछ याद आ रही है। प्लेन वाटर के अंदर अगर कुछ रखा है फूल जाएगा, सॉल्ट सोल्यूशन या फिर शुगर सोल्यूशन में रखा हुआ है कॉन्सेंट्रेटेड है तो क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, ठीक है। देन इसके बाद आफ्टर 24 आवर्स शी रिकॉर्डेड हर ऑब्जर्वेशन, ठीक है। सबसे पहले यहां पर इसको अब यहां पर 3 क्वेश्चंस को आंसर करना है। हालांकि ये काफी विजुअलाइजिंग बेस्ड आंसर्स हैं, प्रैक्टिकल मतलब ठीक है, ऑस्मोसिस वगैरह तो है ही लेकिन उसको लिखना अलग से आना चाहिए। तो लिखना कैसे हो उस पर ज्यादा ध्यान देना। लिखा हुआ है व्हाट हाइपोथेसिस डज शी वांट टू टेस्ट थ्रू इट्स एक्सपेरिमेंट, भाई इस एक्सपेरिमेंट से वो कौन सी हाइपोथेसिस टेस्ट करना चाह रही है। तो डेफिनेटली इस एक्सपेरिमेंट से वो ऑस्मोसिस ही टेस्ट करना चाह रही है। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया भाई ऑस्मोसिस, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है भाई व्हाट वुड यू सजेस्ट फॉर द इंप्रूवमेंट ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट को और बेटर तरीके से करने के लिए आप उसको क्या सजेस्ट करोगे, जो भी साइंटिस्ट हैं। भाई मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि आपने ठीक है बहुत बढ़िया किया, प्लेन वाटर में सेम साइज कर लिया और इसमें सॉल्ट सोल्यूशन कर दिया, लेकिन ऐसा कर लेना कि आप पहले इन दोनों के वेट नाप लेना। कई बार ऐसा होता है कि भाई साइज तो हमें दिखने में सिमिलर है लेकिन वेट डिफरेंस होता है। फिर आप क्या करना, इनिशियली इनको सोल्यूशंस में पुट करने से पहले वेट नाप लेना एंड देन इसके बाद सोल्यूशन के बाद जब ये इनका मतलब बेसिकली 24 घंटे बाद जब आप ऑब्जर्व कर रहे हो तब इनका फाइनल वेट नाप लेना। और प्लेन वाटर में वेट का डिफरेंस क्या है, इसका वेट बढ़ जाएगा और यहां पर डिफरेंस क्या आया कि भाई इस कैरेट का वेट कम हो जाएगा, है ना, ऑस्मोसिस की प्रोसेस की वजह से। थर्ड यहां पर क्वेश्चन क्या है, व्हाई डज द कैरेट इन प्लेन वाटर स्टे स्टिफ एंड क्रंची, जो पहला प्लेन वाटर वाला कैरेट है वो अभी भी स्टिफ क्यों है और क्रंची क्यों है, बट द कैरेट इन कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सोल्यूशन बिकम रबरी एंड लिम्ब, यानी कि अब थोड़ा सा मुड़ने लगा है, रबरी टाइप का हो गया। ऐसा क्यों हो गया, देखो समझना हुआ क्या भाई, प्लेन वाटर में जो कैरेट रखा हुआ था उसमें पानी अंदर चला गया ऑस्मोसिस की वजह से, तो वो अभी भी बढ़िया ताजा है एकदम। वो कहता है ना कि भाई सब्जी वाले लोग पानी में डाल के रखते हैं उसको, क्यों, ताकि सब्जी ताजी रहे, ना। देन इसके बाद जो सॉल्ट सोल्यूशन में कैरेट रखा हुआ था वो थोड़ा सा लूज हो गया, रबरी हो गया, क्यों, समझना, उसके अंदर वाटर कंटेंट जो था वो बाहर आ गया। क्या हो गया, वाटर कंटेंट बाहर आ गया। अब उसकी वजह से हुआ क्या कि भाई इंटरनल जो आपका इंटरनल जो जिसको कहते हैं रिजिडिटी, ठीक है, तो इंटरनल जो रिजिडिटी थी वो यहां पर लूज हो गई, तो कैरेट अब थोड़ा सा लूज हो गया, बेंड सा होने लगा, है ना। तो इस वजह से क्या हुआ कि कैरेट आपका थोड़ा रबरी फील होने लगा, और क्या कहा गया है, रबरी एंड लिम्प, यानी कि थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा सा, ठीक है। तो ये आंसर है, इसको एग्जाम में कैसे लिखेंगे देख लेते हैं। सबसे पहले व्हाट हाइपोथेसिस डज शी वांट टू टेस्ट, द एक्सपेरिमेंट टेस्ट द वाटर मूव्स इनटू और आउट ऑफ प्लांट सेल, वही सारी चीजें ऑस्मोसिस की वजह से। तो बेसिकली इस एक्सपेरिमेंट से वो ऑस्मोसिस टेस्ट करना चाहती थी।
कैसे इंप्रूव करेंगे? तो यहां पर हम उसको सीधा बोल देंगे कि भाई आप क्या करना, रिसर्चर शुड सबसे पहले टेक कैरेट्स ऑफ सिमिलर साइज, पहले उनके इनिशियल वेट यहां पर आप रिकॉर्ड कर लेना, क्योंकि सिमिलर साइज का मतलब ये नहीं है कि हम उसको अच्छे तरीके से टेस्ट करेंगे, नहीं, हम प्रॉपर उसका वेट नाप लेंगे कि पहले वेट इतना था और एक्सपेरिमेंट के बाद इतना हुआ। बिफोर प्लेसिंग देम इनटू द सॉल्यूशन आफ्टर 24 आवर्स, फिर से मेजर फाइनल वेट एंड कंपेयर द चेंज इन वेट। इस तरीके से हम ये एक्सपेरिमेंट को और अच्छे से कर सकते हैं। देन इसके बाद अब यहां पर लिखा हुआ व्हाई डज द कैरेट, तो ये सेम क्वेश्चन है भाई, कैरेट इन प्लेन वाटर, वाटर एंटर्स इनटू द सेल बाय ऑस्मोसिस, उसकी वजह से इसने पानी गेन किया, सेल ने पानी गेन किया, तो वो अभी भी स्टिफ है, अभी भी बढ़िया ताजा ताजा सा है। लेकिन जो सेकंड कंसंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर जो कैरेट रखा हुआ है वो आपका लिम्ब हो गया, क्योंकि उसके पानी का जो है पानी उसके बाहर चला गया, तो उसकी वजह से हुआ इंटरनल प्रेशर, भाई उसके अंदर पानी था तो प्रेशर मेंटेन था, तो वो स्टिफ था, बढ़िया बकायदा एकदम क्रंची था, लेकिन पानी बाहर निकल गया तो अब वहां पे वो लूज हो गया, क्योंकि उसके अंदर का प्रेशर यहाँ पे कम हो गया। तो ये सेम आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है इंडिकेट द प्रेजेंस एंड और एब्सेंस ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इन बैक्टीरियल एंड एनिमल सेल। अब यहाँ पर मुझे ये बताना है कि भाई बैक्टीरियल सेल में इनमें कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट होती हैं, एनिमल सेल में कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट होती है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं बैक्टीरियल सेल के अंदर क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है क्या? हाँ जी भैया, इसके अंदर क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। एनिमल सेल में भी क्रोमोसोम होता है, बिल्कुल। देन इसके बाद न्यूक्लियस क्या बैक्टीरियल सेल के अंदर प्रेजेंट होता है? नहीं भाई, बैक्टीरियल सेल के अंदर कोई भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। उसका जो न्यूक्लियर मटेरियल है, यानी कि जो डीएनए है, वो रैंडमली इधर उधर फैला होता है, और जिस रीजन में फैला होता है उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। ये पिछले सेल वाले वन शॉट के अंदर भी मतलब मैंने स्लिप ऑफ टंग में गलत बोल दिया था। न्यूक्लियस के अंदर जो छोटा सा चीज होता है उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। लेकिन जो ये आपका रीजन है बैक्टीरिया के अंदर जहां पर आपका डीएनए कंटेंट प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। ठीक है, तो यहां पर हमें, हाँ भाई, न्यूक्लियस इसके अंदर नहीं होता है। तो बैक्टीरिया के अंदर न्यूक्लियस प्रॉपर नहीं होता है, एनिमल सेल के अंदर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया बैक्टीरिया सेल के अंदर होता है क्या? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं होता, यहां पर होता है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी नहीं होता, गोल्गी अपैरेटस जिसको हम कहते हैं वो भी यहाँ पर नहीं होता। देन इसके बाद क्रोमोप्लास्ट होते हैं क्या? नहीं भाई, बैक्टीरिया के अंदर क्रोमोप्लास्ट क्यों होंगे? एनिमल सेल के अंदर भी नहीं होते। क्यों समझना, एनिमल सेल के अंदर क्रोमोप्लास्ट क्यों नहीं होते? भाई एनिमल सेल के अंदर, प्लांट सेल के अंदर होता है। सबसे पहले समझना, जो येलो कलर देता है, रेड कलर देता है प्लांट सेल को, जो हमारे एप्पल्स को, हमारे जो अलग अलग कलर के फ्रूट्स हैं, आपके वेजिटेबल्स हैं, उनको कलर कौन देता है? क्रोमोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट एनिमल सेल में थोड़ी होता है, वो तो प्लांट सेल में होता है ना। तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए, इस तरीके से आप इसको प्रॉपर लिख सकते हैं कि भाई ये प्रेजेंट प्रेजेंट प्रेजेंट, लास्ट में एब्सेंट, फर्स्ट वाला प्रेजेंट, बाकी सब एब्सेंट। तो यहाँ इसकी डिटेलिंग में लिखी हुई है, देख सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। कैरी आउट द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट, टेक 4 पील्ड पोटैटो हाफ, 4 यहां पर छिले हुए आलू के आप कटे हुए, मतलब आधे आधे आलू ले लो, 4 ले लो। ठीक है, स्कूप ईच वन आउट टू मेक पोटैटो कप्स, मतलब कि आलू हमने ले लिया ऐसे करके, आधा कटा हुआ आलू ले लिया और उसके बीच में आप यहां पर स्कूप कर दो, यानी कि बीच का कंटेंट हटा दो। तो अब ये कुछ ऐसा बचा, कुछ इस तरीके से आपका आलू बचा। ठीक है, चलिए देन इसके बाद अभी हम देखेंगे, इसका डायग्राम में देख लेंगे। देन प्लेस ईच ऑफ द पोटैटो कप्स इन अ बीकर कंटेनिंग वाटर। ठीक है, तो यहां पर 4 बीकर्स हम लेंगे और चारों बीकर्स में ये पोटैटो कप्स डाल देंगे। ठीक है, अब इसके बाद इस तरीके से एक्सपेरिमेंट करो। सबसे पहला, कीप कप ए एम्प्टी, पहला जो कप है, जो पानी के अंदर आपने कप डाला है, इसको आप खाली रखो, ये कप ये हो गया। देन इसके बाद ऐड 1 टीस्पून शुगर इन कप बी, अब दूसरे वाले पानी में भी आपका ये है, इसमें आप शुगर डाल दो, क्या डाल दो? शुगर डाल दो। ठीक है, अब इसको देखेंगे, फोटो देख लेंगे, समझ में आ जाएगा। देन इसके बाद ऐड 1 टीस्पून सॉल्ट इन कप सी, जब जो सी वाला कप है उसके अंदर सॉल्ट डाल दो, इसमें शुगर डाला था, इसमें सॉल्ट डाला था, इसमें कुछ नहीं डाला था। देन इसके बाद ऐड 1 टीस्पून शुगर इन द बॉइल्ड पोटैटो इन कप डी, तो कप डी के अंदर जो हमने पोटैटो डाला है वो नॉर्मल पोटैटो नहीं है, कच्चा पोटैटो नहीं है, इसको उबाल के पहले हमने इसको बॉइल किया, देन इसके बाद यहाँ डाला है, तो इसके अंदर हमने क्या डाल दिया? 1 टीस्पून शुगर। तो यहाँ पर समझना, ये हमारा खाली है, इसमें हमने शुगर डाल दिया है, इसमें हमने सॉल्ट डाल दिया है, और ये चौथा पोटैटो इसको हमने बॉइल किया, पहले उबाल दिया है, देन इसके बाद इसमें शुगर डाला। ठीक है, अब यहाँ पर चारों में क्या चेंजेस होने वाले हैं ये हमें देखना है। अब लिखा हुआ है ऑब्जर्व द 4 पोटैटो कप्स एटलीस्ट 2 आवर्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कि 2 घंटे तक हमें इस तरीके से इसको रखना है और इसमें देखना है कि क्या होना है। अब देखो यहां पर भाई इसका आंसर तो ऑस्मोसिस ही है, यानी कि ऑस्मोसिस की प्रोसेस की वजह से ही पानी इधर उधर से कहीं ना कहीं से जाएगा, ये हमें ऑलरेडी समझ में आ गया क्योंकि हमने पढ़ा है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन ये है, एक्सप्लेन वाई वाटर गैदर्स इन द हॉलोड पोर्शन ऑफ कप बी एंड कप सी। अब हुआ क्या होगा कि ये जो, क्योंकि हमने हॉलो बनाया है इसको, तो पानी तो यहाँ था, तो ये पानी यहाँ आ जाएगा, यानी कि कप बी के अंदर पानी ये हॉलो वाले पोर्शन में आ जाएगा, और कप सी के अंदर भी पानी ये हॉलो वाले पोर्शन में आ जाएगा। तो अब ऐसा हुआ क्यों, ये समझना है। देन इसके बाद वाई कप ए नेसेसरी फॉर दिस एक्सपेरिमेंट, कप ए क्यों नेसेसरी है इस एक्सपेरिमेंट के अंदर? तो ये कप ए इसलिए नेसेसरी होता है क्योंकि भाई देखो, मैं पहले एक्सपेरिमेंट समझा देता हूँ, एक काम करते, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, देन एक्सपेरिमेंट में आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन वाई वाटर डज नॉट गैदर इन द हॉलोड पोर्शन ऑफ कप ए एंड डी, कप ए और डी में अंदर पानी नहीं आएगा, लेकिन कप बी और सी में अंदर पानी आ जाएगा।
अब इस एक्सपेरिमेंट को मैं थोड़ा सा अपनी भाषा में समझाता हूँ, भाई इंग्लिश उतनी समझ में नहीं आ रही हमको। देखो समझना, मैंने 4 पोटैटो लिए, उसको आधा आधा काटा और उसके अंदर एक हॉलो बना दिया, ऐसे स्कूप करके उसको मतलब अंदर का कंटेंट निकाल दिया, उसको एक ऐसे जिसको कहते हैं ना बाउल जैसा बना दिया, ठीक है। अब एक बाउल मैंने एम्प्टी रखा और उसको पानी के अंदर डाल दिया, एक बाउल में मैंने शुगर डाल दिया, एक बाउल में मैंने सॉल्ट डाल दिया और चौथे बाउल को, चौथा जो हमारा पोटैटो है इसको मैंने बॉईल को उबला हुआ, ये सारे कच्चे हैं, ये उबला हुआ है, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने शुगर डाल दिया। अब यहाँ पर मुझे सबसे पहले आप ये बताओ कि सारी चीज़ों में एक्सपेरिमेंट के बाद रिजल्ट क्या होगा। सबसे पहले समझना, देखो यहाँ पर जो आपका पोटैटो है, पोटैटो के अंदर कोई भी कॉन्सेंट्रेशन प्रेजेंट नहीं है। अब क्योंकि यहां पर कोई भी कॉन्सेंट्रेशन प्रेजेंट नहीं है तो वाटर का मूवमेंट नहीं होगा, वाटर का मूवमेंट नहीं होगा। अब यहां पर सेकंड में हम क्या देखेंगे, क्योंकि यहां पर कंसंट्रेशन प्रेजेंट है। भाई मुझे एक चीज बताओ, अगर यहां पर ये कप है, इसमें शुगर या फिर सॉल्ट की कंसंट्रेशन प्रेजेंट है, तो यहां पर क्योंकि शुगर ज्यादा मात्रा में है तो पानी कम मात्रा में हो जाएगा, यानी कि यहां पर वाटर की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। अब जब यहां वाटर की, ये जो कप है, ये जो पोटैटो है, इसके अंदर वाटर कंसंट्रेशन कम हो गई और इसके इधर साइड में वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो वाटर कहां से कहां मूव करेगा, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में मूव करेगा। तो इससे होगा क्या भाई, पानी इस कप के अंदर आ जाएगा और ये कैसे आएगा, ये जो लेयर है ना, ये जो पोटैटो की वॉल है, इस वॉल को क्रॉस करके आ जाएगा। और ये किस प्रोसेस से आएगा, ऑस्मोसिस की प्रोसेस से आएगा। तो शुगर वाले कॉन्सेंट्रेशन में भी यहां पर पानी कप के अंदर आ जाएगा, ऑस्मोसिस की प्रोसेस के ये जो लेयर है, लेयर को क्रॉस करके आ जाएगा और सॉल्ट सोल्यूशन में भी आ जाएगा, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था जब हम यहां पर पढ़ रहे थे वन शॉट के अंदर, कि भाई शुगर सोल्यूशन हो चाहे सॉल्ट सोल्यूशन, अगर वो कंसंट्रेटेड है, यानी कि बहुत ज्यादा सॉल्ट रख दिया, बहुत ज्यादा शुगर रख दिया है, तो यहां पर पानी पास होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब इसके अंदर यहां पर जो बॉइल्ड पोटैटो में होता क्या है समझना। बॉइल्ड आपने पोटैटो को उबाल दिया तो हुआ क्या, उसके जो सेल की सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन थी वो डिसरप्ट हो जाती है, यानी कि वो ऑस्मोसिस की प्रोसेस उतने बेटर तरीके से नहीं कर पाती। तो यहां पर भले ही हमने शुगर रखा है, हमने यहां पर कॉन्सेंट्रेशन बनाया है, लेकिन क्योंकि इसकी जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है उसने अपनी यहां पर जो पावर है, ऑस्मोसिस की पावर है, उसको खो दिया है। ऐसा होता है बॉइल्ड पोटैटो के अंदर होता है ना। तो उस केस के अंदर ये जो पानी है स्टिल क्रॉस नहीं करेगा। ये चारों एक्सपेरिमेंट्स के आंसर मिल गए बिल्कुल। अब इसके क्वेश्चंस क्या है समझना, एक्सप्लेन करना है व्हाई वाटर गैदर्स इन द हॉलो पार्ट ऑफ कप बी और कप सी। तो भाई कप बी और कप सी के हॉलो पार्ट में पानी क्यों आ गया, क्योंकि यहां पर अंदर में हायर कॉन्सेंट्रेशन अंदर में लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर थी और इसके आसपास हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर थी, तो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में पानी मूव कर गया। ये इसका आंसर है, ठीक है। व्हाई इज कप ए नेसेसरी फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। भाई कप ए हमें यह बताता है कि अगर आपने लोअर कॉन्सेंट्रेशन क्रिएट नहीं की तो पानी मूव नहीं करेगा। ऑस्मोसिस की प्रोसेस को लोअर कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, यानी कि ऑस्मोसिस की प्रोसेस को हैपन करने के लिए हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में ही वाटर जाएगा। ये चीज हमें प्रूव करनी थी ना, इसलिए कप ए भी रखना जरूरी था। देन इसके बाद थर्ड एक्सप्लेनेशन क्या है, व्हाई वाटर डज नॉट गैदर इन हॉलोड पार्ट ऑफ कप ए एंड कप डी। तो यहां कप ए में क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहां पर लोअर कॉन्सेंट्रेशन थी ही नहीं, और कप डी में क्यों नहीं हुआ, क्योंकि बॉयल करने की वजह से पोटैटो की जो सेल मेम्ब्रेन थी वो यहां पर डिसरप्ट हो गई थी और वो ऑस्मोसिस की प्रोसेस को अंजाम नहीं दे पा रही थी। तो ये तीनों के आंसर थे। अब भाई भैया आपने बता तो दिया मुझे रफ तरीके से, लेकिन एग्जाम में कैसे लिखूंगा। चलो यहां पर लिखा हुआ है फर्स्ट, व्हाई डज वाटर गैदर इन कप बी एंड कप सी। तो यहां पर सेम चीज लिखी है, उसको रिपीट नहीं करेंगे। कप ए में क्यों नेसेसरी था, वो भी यहां पर सेम चीज लिखी हुई है। भाई इत्मीनान से पॉज करो, पढ़ लो, ठीक है। कप सी का क्या हिसाब किताब है वो भी यहां पर लिखा हुआ, सॉरी कप ए और कप डी में क्यों यहां पर पानी नहीं आया वो भी यहां पर लिखा हुआ है, तो आप इसको देख लोगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। 6 क्वेश्चंस आर लेफ्ट, 10 क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी कर लिए हैं। तो जो भाई अभी तक रुका हुआ है कमेंट सेक्शन में खुद को शाबाशी दे देना। कमेंट सेक्शन में एक काम करना, खुद ही पापा को बुलाना, पापा मैंने आज 10 क्वेश्चन किए सेल चैप्टर के हैं। वो फीस तो तुम्हारे स्कूल की 1 लाख रुपए जाती है, 1 लाख के हिसाब से 10 क्वेश्चन थोड़ा कम नहीं है। हाँ पापा कम तो है, कल 15 कर लूंगा, कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए मजाक एक तरफ, क्वेश्चन यहां पर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, आइडेंटिफाई द पेयर दैट इनकरेक्टली मैचेस द सेल ऑर्गेनली विद इट्स फंक्शन। तो हमारे पास यहां पर वेरियस सेल ऑर्गेनली दिए हुए हैं, राइबोसोम्स, एससीआर, लाइसोसोम्स। ये बताना है कि भाई कौन सा फंक्शन यहां पर गलत लिखा हुआ है। अब जैसे जो राइबोसोम्स हैं, हाँ भाई राइबोसोम्स तो प्रोटीन सिंथेसिस ही करते हैं, प्रोटीन बनाने और स्टोर करने का काम करते हैं, तो ये तो हमारा करेक्ट है। एससीआर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो यहां पर बोल रहा है कि ये लिपिड्स और सेलुलोज सिंथेसिस करते हैं। नहीं,
यहाँ पर जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो लिपिड्स और फैट्स की सिंथेसिस तो करता है, लेकिन सेलुलोज की सिंथेसिस यहाँ पर ये नहीं करता है, राइट। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जहां पर भी आएगा वहां पर आप दो नाम याद रखोगे, लिपिड्स एंड फैट्स, सेलुलोज की सिंथेसिस नहीं करता है, तो ये सरासर गलत हो गया। लाइसोसोम्स के अंदर डाइजेशन ऑफ फॉरेन एजेंट्स, बिल्कुल लाइसोसोम्स को हम क्या कहते हैं भाई, सुसाइड बैग ऑफ द सेल। इसके अंदर डाइजेशन का काम होता है, जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको ये डाइजेस्ट कर लेता है। कैसे? इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होता है, राइट। तो यहां पर ये सेकंड वाला जो है ये हमारा करेक्ट आंसर है। करेक्ट क्यों है? क्योंकि ये इनकरेक्ट पेयर है, ठीक है। तो यहां पर हमारे इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया सेकंड कि भाई सेलुलोज सिंथेसिस यहां पर नहीं होता। रीजन क्या है? SCR इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ स्टोरेज ऑफ फैट्स एंड हार्मोन्स, नॉट सेलुलोज। सेलुलोज के सिंथेसिस के लिए नहीं होते, ठीक है। तो ये यहां पर आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। व्हाट आउटकम डू यू एक्सपेक्ट इफ ऑल द माइटोकॉन्ड्रिया आर रिमूव्ड फ्रॉम अ यूकैरियोटिक सेल? यूकैरियोटिक सेल क्या होते हैं? आपके प्लांट सेल और जो एनिमल सेल्स होते हैं ये आपके यूकैरियोटिक सेल होते हैं, और जो आपके बैक्टीरिया होते हैं वो आपके प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, ठीक है। तो आप प्लांट सेल और एनिमल सेल में से अगर माइटोकॉन्ड्रिया हटा दे तो क्या होने वाला है भाई? माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल, यानी कि पावर ही चला गया। जो एनर्जी सेल को मिलती थी वो चली गई। अब एनर्जी ही नहीं मिलेगी तो बाकी के जितने भी प्रोसेस हैं, गोल्गी अपैरेटस जो अपना काम करता था, न्यूक्लियस जो अपना काम करता था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो अपना काम करता था, इन सब का काम रुक जाएगा, क्योंकि एनर्जी से ही ये सारा अपना फंक्शनिंग करते थे। पूरी सेल की फंक्शनिंग रुक जाएगी। ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया। अगर नहीं होता है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहाँ पर इसको प्रॉपर तरीके से जो लिखा है वो यहाँ पर पढ़ लेना, ठीक है। जितनी भी सेल की सेलुलर एक्टिविटीज हैं वो यहाँ पर बंद हो जाएंगी माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 13। अब थोड़ा सा आसान सा क्वेश्चन है। एक 16 नंबर वाला क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है, तो उसके लिए रुकना। यहां पर क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, विच फिनोमिनन इनहिबिट्स द फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर्स इन द ह्यूमन बॉडी? कैन प्लांट्स आल्सो डेवलप ट्यूमर्स? ये पूछ रहा है भाई सेल के अंदर जो ट्यूमर होता है। बाय द वे ट्यूमर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका कैंसरस ट्यूमर, तो जो कैंसर बनता है ना, इस सेल चैप्टर के अंदर प्रॉपर कैंसर की बात हुई है कि कैंसर किस तरीके से बनता है। मतलब ये टॉपिक इस साल इंक्लूड हुआ है नई NCERT सिलेबस आने के बाद, और इस टॉपिक पे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आना ही आना है, ये चीज लिख के रख लेना, ठीक है। चलिए, तो एक क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि भाई ट्यूमर फॉर्मेशन होता क्यों ह्यूमन बॉडी के अंदर, और क्या ट्यूमर प्लांट में भी बन सकते हैं? तो यहाँ पर आपको एक चीज मैं समझाता हूँ। देखो, सेल जो होता है वो डिवाइड करता है खुद को, ठीक है। यानी कि एक सेल हमारे दो तरीके के आइडेंटिकल पेयर्स बना सकता है। अब यहां पर सेल डिवीजन दो तरीके का होता है, माइटोसिस एंड मयोसिस। क्या होता है? माइटोसिस एंड मयोसिस। माइटोसिस का मतलब है कि नॉर्मली अब जैसे यहां पर एक कट लग गया, लेट्स सपोज मेरी बॉडी में एक कट लग गया, तो होता क्या है कि जहां पे कट लगा है, यहां पर कट लगा, ठीक है, इसके आसपास के जो सेल हैं खुद को डिवाइड करने लगेंगे और यहां पर क्या करेंगे, उस कट को हील कर देंगे। इसी प्रोसेस को हम क्या कर रहे हैं? माइटोसिस। माइटोसिस की मदद से आपके जितने भी रिकवरी ऑफ द बॉडी हो गया या जो बॉडी ग्रोथ हो रही है वो होता है। देन इसके बाद मेयोसिस की प्रोसेस की वजह से क्या होता है, जो रिप्रोडक्टिव गैमेट्स होते हैं, स्पर्म सेल्स बनना, एग्स बनना फीमेल्स में, वो सब यहां मेयोसिस की प्रोसेस की वजह से होता है। अब होता क्या है कि माइटोसिस के प्रोसेस में जो यहां पर सेल थे, ठीक है, ये सेल यहां पर हैं, ये सेल यहां पर है, बीच में कट लग गया है तो बीच वाले जो सेल हैं वो डेड हो गए। अब इस गैप को भरने के लिए ये वाले जो सेल हैं ये खुद को रेप्लिकेट करना शुरू करेंगे, ये भी रेप्लिकेट करना शुरू करेंगे, ये भी रेप्लिकेट करेंगे, और जैसे ही ये एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आ गए ये यहां पर रेप्लिकेशन बंद कर देंगे, यानी कि मेयोसिस की प्रोसेस बंद कर देंगे। अब ये मेयोसिस की प्रोसेस बंद कर दिया क्योंकि यहां पर एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आ चुके हैं। इसी प्रोसेस को कहते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। तो अगर कॉन्टैक्ट इनहिबिशन हो गया तो यहां पर सेल डिवीजन रुक जाएगा। लेकिन अगर कॉन्टैक्ट इनहिबिशन नहीं हुआ, सेल डिवाइड होना नहीं रुके, तो होता क्या है, ये सेल कंटिन्यू करते हैं डिवाइड करना, और ये यहां पर सेल डिवीजन होता जाता है, होता जाता है, होता जाता है। बहुत सारे अनवांटेड सेल यहां पर इकट्ठे हो जाते हैं, बन जाते हैं, जिसकी वजह से यहां पर गठान बन गई। भाई समझ रहे हो? अगर ये सेल डिवीजन कंटिन्यू करता है, कंटिन्यू करता है, कंटिन्यू करता है, तो यहां पर अबंडेंट यहां पर सेल आ जाएंगे जो कि अनवांटेड है, जरूरत नहीं है, और ये एक ट्यूमर का फॉर्मेशन कर देते हैं। क्या हो जाता है? ये एक ट्यूमर का फॉर्मेशन कर देते हैं। इस तरीके से ट्यूमर बनता है। तो कौन सा फिनोमेनन है जिसकी वजह से ट्यूमर बना? कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की वजह से यहां पर आपका ट्यूमर बना। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन नहीं हुआ इसलिए ट्यूमर बना, है ना। तो ये चीज यहां पर ध्यान रखें। अब नेक्स्ट यहां पर पूछ रहा है भाई, कैन प्लांट सेल आल्सो डेवलप ट्यूमर्स? हां जी भैया, प्लांट सेल भी यहां पर डेवलप करते हैं ट्यूमर। प्लांट सेल में बेसिकली क्या होता है कि उनमें भी माइटोसिस और मेयोसिस की प्रोसेस होती है। तो माइटोसिस में अगर उनमें भी सेल डिवीजन सही टाइम पर नहीं रुका तो उसमें भी ट्यूमर हो सकते हैं। तो यहां प्लांट सेल का भी आंसर लिखा हुआ है, ये आंसर प्रॉपर आपको लिखना है। लिखा हुआ है, इन मैनी एनिमल सेल सेल डिवीजन स्टॉप्स व्हेन कॉन्टैक्ट, वही मतलब बेसिकली सेल एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आ गया तो सेल डिवीजन रुक जाते हैं। लेकिन कैंसर सेल्स के अंदर क्या होता है कि भाई कंट्रोल लूज हो जाता है और अनकंट्रोलेबली आपका सेल डिवीजन होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है। प्लांट सेल के अंदर भी अंदर सेम चीज है भाई, अगर डिवीजन नहीं रुक रहा तो अनकंट्रोल डिवीजन होता रहेगा। माइटोसिस में प्रॉब्लम की वजह से ये होता है, ठीक है। तो ये आंसर यहां पे लिखा हुआ है।
चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 14। और क्वेश्चन नंबर 14 सबसे पहले एक स्टेटमेंट से शुरू होता है, द सेल मेम्ब्रेन ऑफ अ सेल इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। ये बता रहा है कि सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन और लिपिड से बनता है। हमें ऑलरेडी पता है सेल मेम्ब्रेन किससे बना हुआ है, फॉस्फोलिपिड से बना हुआ है, और उसमें कुछ इंटीग्रल प्रोटीन्स होते हैं, कुछ इंटीग्रेटेड प्रोटीन्स होते हैं, कुछ सरफेस पे चिपके हुए प्रोटीन्स होते हैं, यानी कि टोटल सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स और लिपिड से बना है। ठीक है, क्वेश्चन ये कहता है विच सेल ऑर्गेनली हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। कौन से सेल ऑर्गेनली हैं जो कि सिंथेसिस करते हैं, यानी कि सेल मेम्ब्रेन को बनाते हैं। सेल मेम्ब्रेन को बनाते हैं, इसका मतलब क्या हुआ भाई, सेल मेम्ब्रेन किससे बनी है, प्रोटीन और लिपिड से। कौन से सेल ऑर्गेनली है जो कि प्रोटीन और लिपिड बनाते हैं, ये इसका क्वेश्चन है। राइट द पाथ ऑफ दीज कंपाउंड्स फ्रॉम देयर साइट ऑफ सिंथेसिस टू द सेल मेम्ब्रेन एंड शो दिस थ्रू अ लेवल डायग्राम। यानी कि ये कह रहा है कि भाई किस तरीके से प्रोटीन्स एंड लिपिड्स प्रॉपर बनते हैं, उसकी पूरी पाइपलाइन क्या होती है और किस तरीके से सेल मेम्ब्रेन तक पहुंचते हैं, ये आपको एक डायग्राम की मदद से बताना है। तो सबसे पहले तो भाई यहीं पर डायग्राम ही क्लियर करते हैं। देखो समझना होता क्या है, जो आपके राइबोसोम्स हैं वो प्रोटीन्स बनाते हैं। राइबोसोम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे चिपक के रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना देते हैं, यहां से हमारा प्रोटीन बनता है। ठीक है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसमें राइबोसोम्स नहीं चिपके होते हैं वो क्या होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहां से हमारे लिपिड्स बनते हैं, यहां से बना प्रोटीन, यहां से हमारा बना लिपिड। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने ये प्रोटीन और लिपिड कहां भेज दिया, गोल्गी एपैरेटस के पास। गोल्गी एपैरेटस ने क्या किया, इसको मॉडिफाई किया और पैकेज किया। पैकेज किसके अंदर किया, वेसाइकल्स, छोटे छोटे वेसाइकल्स के अंदर पैकेज किया और इसको भेज दिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ। इस तरीके से आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी। तो यानी कि ये आपको टोटल पूरा डायग्राम बनाना पड़ेगा, है ना। और यहां पर आपको एक और आंसर मिल गया है कि कौन से सेल ऑर्गेनली हैं जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। तो यहां पर दो सेल, मेनली यहां पर 2 से 3 सेल ऑर्गेनली हैं। सबसे पहले आपके राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी एपैरेटस, 3 यहां पर आपके सेल ऑर्गेनली हैं। तो ये प्रॉपर आंसर यहां पे लिखा हुआ है, द मेन ऑर्गेनलीज इन्वॉल्व इन आर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स एंड गोल्गी एपैरेटस, 3 यहां पर इन्वॉल्व हैं और पूरी प्रोसेस यहां पे लिखी हुई है और वो डायग्राम आपको बनाना है। ठीक है, इस तरीके से ये 14 क्वेश्चन हुआ। अब आ जाते हैं 15th क्वेश्चन पे। कहां है भाई 15th क्वेश्चन, ये रहा। What would happen if gametes are formed by mitotic division। ठीक है, तो यहां पर 2 तरीके के सेल डिवीजन होते हैं, माइटोसिस और मेयोसिस। मैंने आपको भी पीछे बताया कि माइटोसिस के अंदर क्या होता है, सेल आपके 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं और ये यहाँ पर सेल आपके जो बॉडी की ग्रोथ है उसमें काम देता है। मेयोसिस के अंदर गैमेट फॉर्मेशन होता है, स्पर्म्स वगैरह बनते हैं, स्पर्म और एग्स बनते हैं। अब होता क्या है, यहाँ पर जो सेल डिवीजन हो रहा है, अगर इसमें 46 क्रोमोसोम्स हैं तो इसमें भी 46 क्रोमोसोम्स होंगे, बिल्कुल। अब यहाँ पर क्या होता है, स्पर्म सेल के अंदर, मायोसिस के अंदर जो डिवीजन होता है, सेल के अंदर अगर 46 क्रोमोसोम्स हैं तो पहले तो इसके 4 डिवीजन होंगे, यानी कि 4 डॉटर सेल्स बनेंगे, 1 2 3 4, और सब में इसके आधे क्रोमोसोम्स होंगे, 23 23 23 23। अब होता क्या है, एक स्पर्म सेल में 23 क्रोमोसोम्स होते हैं और एक एग में 23 क्रोमोसोम्स रहते हैं। जब ये आपस में फ्यूज होते हैं तो जो नया बेबी बनता है, यानी कि जो नया ऑफस्प्रिंग बनता है, उसके अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स। और ह्यूमन बॉडी को कितने क्रोमोसोम्स चाहिए, 46 क्रोमोसोम्स। अब यहां पर मायोसिस के प्रोसेस की वजह से तो बहुत बढ़िया तरीके से हमारा एक प्रॉपर सेल बन गया, एक प्रॉपर बेबी बन गया। अगर यही जो आपकी स्पर्म या जो गैमेट फॉर्मेशन की प्रोसेस है, अगर ये माइटोसिस से है तो प्रॉब्लम क्या होगी पता है, ये जो स्पर्म सेल बनेगा उसमें कितने क्रोमोसोम्स आएंगे, 46, और जो एग सेल बनेगा उसमें कितने क्रोमोसोम्स आएंगे, 46। ये जब आपस में ऐड होंगे तो ये 46 से ज्यादा क्रोमोसोम्स बना देंगे, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 92 क्रोमोसोम्स बना देंगे। और भाई कोई भी इंसान देखा है जिसके पास 92 क्रोमोसोम होते हैं? तो अगर यहां पर गैमेट फॉर्मेशन आपके माइटोसिस की प्रोसेस से हुई, माइटोटिक डिवीजन से हुआ, तो भाई बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आ जाएंगे और यहां पर आएंगी बहुत सारी प्रॉब्लम्स। क्या आएंगी बहुत सारी प्रॉब्लम्स भाई, वो एक्स्ट्रा 7-8 उंगलियां निकल गई, 10-15 उंगलियां निकल गई किसी इंसान के, वैसी कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं भाई, उतना तो मुझे भी नहीं पता। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये प्रॉपर आंसर भी लिखा हुआ है, माइटोटिक डिवीजन की वजह से क्या हुआ, नंबर ऑफ क्रोमोसोम बन गए। अब यहाँ पर मैंने ऐसा क्यों बोला, एक रफ, हालांकि ये तो साइंटिफिक स्टडीज जब पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा, क्लास 9 में आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन थोड़ा डिस्कस कर सकते हैं। अब यहाँ पर इतने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो गए, जितना नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स यानी कि इतना डीएनए, और इतना डीएनए का मतलब क्या होगा कि भाई उतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी। तो हो सकता है कि जैसे इंसान दिखते हैं वैसे शायद दिखे ही ना। ठीक है, तो यहाँ पर ये है आपका आंसर, इसको आप देख सकते हैं। लास्ट जो थोड़ा सा मतलब ऐसे बढ़िया सा क्वेश्चन है ना, प्रॉपर सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है, तो सबसे पहले इसको पढ़ेंगे और बहुत ही बेसिक है, मम्मी आपकी ये वाली साइंस जानती हैं। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ फार्मर दीपा वाज वेरी हैप्पी विद द हार्वेस्ट ऑफ आंवला, यानी कि यहाँ जो दीपा है उसने आंवला की खेती की, ठीक है, और बहुत खुश थी। एंड लेमन्स ऑन हर फार्म, आंवला और लेमन यहाँ पर दोनों से बनाया, आंवला और नींबू की यहाँ पर खेती करी। ठीक है,
हाउएवर शी कुड सेल ओनली 1/4 ऑफ द प्रोड्यूस इन द लोकल मार्केट, यानी कि जो टोटल उसने आंवला और लेमन बनाया तो आंवला और लेमन में उसने सिर्फ और सिर्फ 1/4 हिस्सा ही यहाँ पर वो बेच पाई, 25% ही बस बेच पाई, और 75% अभी भी उसके गोडाउन में प्रेजेंट है। कहाँ पर प्रेजेंट है? 75% अभी भी उसके गोडाउन में प्रेजेंट है। रिकॉग्नाइजिंग दैट अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ प्रोड्यूस मे बी लॉस्ट पोस्ट हार्वेस्ट, यानी कि भाई इतना सारा 75% जो बचा हुआ है ये खराब हो सकता है, जो लॉस्ट हो सकता है। तो इसने क्या किया? शी एम्प्लॉयड अ ट्रेडिशनल येट साइंटिफिकली साउंड मेथड, उसने क्या किया? एक बहुत ही साइंटिफिक मेथड का सहारा लिया। देन मेथड टू एक्सट्रैक्ट द शेल्फ लाइफ ऑफ आंवला एंड लेमन, भाई आंवला और लेमन खराब ना हो जाए इसके लिए उसने क्या किया? एक बहुत ही साइंटिफिक मेथड का सहारा लिया और उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ा दी। शेल्फ लाइफ यानी कि वो ज्यादा लंबे टाइम तक टिक जाए, ऐसा कुछ उसने साइंटिफिक मेथड किया। आगे देखेंगे क्या किया। शी टर्न्ड पेरिशेबल प्रोड्यूस इनटू प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स सच एज पिकल्स एंड शरबत। ओके, तो इसने पता है क्या किया? इसने जो 75% आंवला और लेमन्स बच गए थे उसके अचार बना दिए। क्या बना दिया? उसके अचार बना दिया और शरबत बना दिया। ठीक है, तो यहां पर आंवला का शरबत काफी लोगों ने पिया होगा। शी यूज द एक्सेस प्रोड्यूस टू प्रिपेयर पिकल्स, मुरब्बा एंड शरबत। तो इसने क्या किया? 75% जो बचा हुआ था ना उसका पिकल बना दिया, मुरब्बा, यानी कि रॉ फॉर्मेट में आंवला और लेमन जो बिक गए और जो नहीं बिके उसका क्या बना दिया? अचार बना दिया, शरबत बना दिया और क्या बनाया? एक और मुरब्बा बना दिया। ठीक है, देन इसके बाद बाय एडिंग अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ सॉल्ट, शुगर एंड जैगरी। ये आपकी मम्मियाँ भी करती हैं। भाई आम का सीज़न आया या फिर आपके नींबू बने, आंवला बने, तो उन्होंने क्या? आंवला का अचार डाल दिया, यहाँ पर नींबू का अचार डाल दिया। तो वो कैसे किया? भाई नींबू का अचार कैसे बनता है? उसके अंदर सॉल्ट डाल दिया और ऑयल डाल दिया। ये सॉल्ट और ऑयल उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ा देते हैं, एज अ प्रिजर्वेटिव काम करते हैं ना। कैसे प्रिजर्वेटिव की तरह काम करते हैं अभी आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, टू स्मॉल पीसेस ऑफ फ्रूट एंड देयर जूसेस। ठीक है, these were then stored in small glass bottles for sale। एक पूरी कहानी है, पूरा पैसेज बता रहा है, बस और कुछ नहीं, जिसमें बताया कि भाई जो आंवला और बच गया था उसका मुरब्बा और आपका जूस वगैरह ये सब बना दिया, अचार वगैरह बना दिए। कैसे बनाया? उसमें सॉल्ट, शुगर ये सब डाल दिया। सॉल्ट शुगर की वजह से क्या हुआ? कॉन्सेंट्रेशन हाई हो गया। समझेंगे, इसको प्रॉपर समझाऊंगा, अच्छे समझाऊंगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, सॉल्ट और शुगर डाल दिया और उसको ग्लास जार में पैक कर दिया, जैसे अचार मिलते हैं ना वो ग्लास जार में, वैसा कुछ। देन इसके बाद इसको सेल पे चढ़ा दिया। हेल्पिंग हर प्रिवेंट द वेस्टेज ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट प्रोड्यूस। ठीक है, इसकी वजह से क्या हुआ? उसका वही वेस्टेज यहाँ पर रुक गया। दिस शिफ्ट फ्रॉम फार्मिंग टू एग्रो प्रोसेसिंग वुड स्ट्रेंथन फूड सिक्योरिटी एंड बूस्ट द लोकल इकोनॉमी। अब यहाँ पर ये सारी ज्ञान वाली बातें हैं कि भाई ये एग्रो प्रोसेसिंग में हमने शिफ्ट किया, हमने बड़ी नई टेक्नोलॉजी यूज कर ली, जिसकी वजह से क्या हुआ? फूड सिक्योरिटी बढ़ गई, लोकल इकोनॉमी बनी। हाँ, ये सब तो ठीक है, मैं समझ में आया। क्रिएटिंग अ सस्टेनेबल मॉडल दैट कट्स वेस्ट वाइल इंक्रीजिंग हर इनकम। ठीक है, यहाँ पर वेस्ट कट हो गया, वेस्ट यहाँ पर नहीं हुआ और इसकी इनकम भी बढ़ गई। अब यहाँ पर ये पैसेज तो हमने पढ़ लिया, इसके क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब यहाँ पर लिखा हुआ है बेस्ड ऑन द अबव पैसेज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है? विच साइंटिफिक कॉन्सेप्ट हैज द फार्मर अप्लाइड इन द प्रिजर्वेशन ऑफ द फार्म प्रोड्यूस, यानी कि अपनी चीजों को बचाने के लिए उसने कौन सा साइंटिफिक प्रोसेस अपनाया? तो इसका आंसर है ऑस्मोसिस। क्या दिखा है यहाँ पे? इसमें ऑस्मोसिस। ठीक है, ऑस्मोसिस क्यों? समझना भाई, उसके जैसे मैंने कहा ना कि भाई जहां पर भी सॉल्ट की बात आने लगे, शुगर की बात आने लगे, हाइयर कॉन्सेंट्रेशन की बात आने लगे, सीधा ऑस्मोसिस। ठीक है, चलिए। देन इसके बाद लिखा हुआ है हाउ डज द एडिशन ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट एंड शुगर क्रिएट एन एनवायरमेंट दैट प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ स्पॉइलेज कॉजिंग बैक्टीरिया एंड फंजाई। बेसिकली ये जो आपने सॉल्ट और शुगर यहाँ पर डाला है, इसकी वजह से क्या हुआ कि जो बैक्टीरिया और फंगस लगने वाली थी वो यहाँ पर प्रेजेंट हो जाता है, यानी कि अब बैक्टीरिया और फंगस नहीं लग पाती। कैसे होता है वो समझा देता हूँ, फिर ये क्वेश्चन वगैरह आप खुद ही आंसर कर लोगे। देखो होता क्या है, आपने यहाँ पर एक ग्लास जार लिया, उसके अंदर अपना आंवला जो भी अचार वगैरह डाल दिया। ठीक है, अब इसके ऊपर आपने डाल दिया बहुत सारा सॉल्ट। क्या डाल दिया? बहुत सारा सॉल्ट और ऑयल डाल दिया। क्या डाल दिया? ऑयल डाल दिया, यानी कि एक सॉल्ट सोल्यूशन बन गया यहाँ पे, जो कि कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सोल्यूशन है। अब उसकी वजह से हुआ क्या? देखो अब इसके ऊपर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑलरेडी होते ही हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या? बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया, ये ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। अब इन्हीं की वजह से जो है आपका फल, जो भी आपका लेमन हो गया या जो भी आपका आंवला हो गया, वो सड़ता है ना। अब जब सॉल्ट सोल्यूशन आपने ऐड कर दिया तो वो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे, जो छोटे छोटे सेल थे, उसमें क्या हुआ कि बाहर सॉल्ट हो गया और अंदर उसके वाटर होता है, तो वाटर क्या करने लगा? बाहर मूव करने लगा। अब उसकी वजह से हुआ क्या? ये जो बैक्टीरियल सेल थे या फिर जो आपके जो आपके फंगाई थे, फंजाई कहते हैं उसको, फंजाई, तो इसके अंदर से पानी बाहर आ गया। अब उसकी वजह से हुआ क्या? इनके जो सेल्स हैं वो सुकड़ने लगे। क्या हो गए? सुकड़ने लगे। जब सेल सुकड़ने लगे तो उसकी वजह से क्या हुआ? अंदर की जो प्रोसेस है, अंदर जो भी सेल के अंदर काम हो रहा था वो बंद हो गया। इसकी वजह से क्या हुआ? जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे इन्होंने अपनी वर्किंग जो है स्लो कर दी या फिर कंप्लीटली बंद ही कर दी। खैर कंप्लीटली बंद तो नहीं होता, लेकिन काफी हद तक स्लो हो जाता है। उसकी वजह
वजह से क्या होता है कि ये जो यहाँ पर सड़ाने वाले थे आपके आंवला और आपके लेमन को, वो प्रोसेस स्लो डाउन हो जाती है। तो आई होप आपको ये कंप्लीट प्रोसेस समझ में आई कि भाई किस तरीके से यहाँ पर ये चीज़ हो रही है। तो यहाँ पर प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस ही लग रहा है, पानी अंदर से बाहर जा रहा है। अब दूसरी चीज़, ये एडिशन ऑफ सॉल्ट शुगर किस तरीके से होता है ये भी मैंने आपको बता दिया। और स्पॉइलेज कौन कर रहा है? बैक्टीरिया और फंजाई ही कर रहा है। तो ये बैक्टीरिया और फंजाई किस तरीके से स्लो डाउन इनकी प्रोसेस हो जाती है वो भी मैंने आपको बता दिया। सजेस्ट अ हेल्दी रेसिपी फॉर दिस काइंड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। खैर इसका आंसर तो मम्मी बताएंगी कि किस तरीके से एक्चुअली किया जाता है, तो मैं लिखवा दूंगा, अभी परेशान मत होना। व्हाट आर द साइंटिफिक वैल्यूज एड्रेस इन दिस केस, यानी कि उसने कौन कौन से साइंटिफिक वैल्यूज यूज की हैं, तो वो भी हमें बताना है। इसका आंसर प्रॉपर लिखवाता हूँ, ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। सबसे पहले तो भाई किस कॉन्सेप्ट का यूज़ हुआ है? ऑस्मोसिस का यूज़ हुआ है, ठीक है, ये प्रॉपर लिखा हुआ है। हाउ डू हाई कंसंट्रेशन ऑफ दैट सॉल्ट एंड शुगर प्रिवेंट, तो सेम चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि जो भाई आपके जो आपके बैक्टीरियाज थे, जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे, उनकी प्रोसेस को स्लो कर देता है। कैसे? उनकी सेल में ऑस्मोसिस की प्रोसेस देखने को मिलती है, जिसकी वजह से सेल के बाहर पानी चला गया, और जब लॉस ऑफ वाटर हो गया तो सेल क्या हो गया? श्रिंक हो गए। और ये जो श्रिंकेज कंडीशन है जिसके अंदर पानी नहीं है, ये अनसुटेबल है, यानी कि अब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया या फंगाई है, उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती। जब बैक्टीरिया और फंजाई ग्रोथ नहीं कर पाएंगे तो वो यहाँ पर लेमन और आंवला को खराब नहीं कर पाएंगे। ये सेम चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। इस तरीके से आपका जो फूड है वो प्रिजर्व रहता है। देन इसके बाद भाई एक प्रॉपर प्रोसेस बता दो, एक रेसिपी बता दो। तो आप सबसे पहले लेमन्स को कट करो और देन उसको अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ सॉल्ट में मिक्स करो ताकि एक हाई कंसंट्रेशन बन पाए, और इसको क्लीन ग्लास बॉटल में यहाँ पर स्टोर करके रख दो। इस तरीके से आपका मुरब्बा बन जाएगा, ठीक है। चलिए देन इसके बाद कौन से साइंटिफिक वैल्यूज हैं? सबसे पहले तो साइंटिफिक नॉलेज डेली लाइफ में यहाँ पर इसने इंक्लूड की है। फूड वेस्टेज का प्रिजर्वेशन किया है, इसको प्रिवेंट किया है। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को सस्टेनेबल बनाया है। देन इसके बाद कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स फूड सिक्योरिटी, यहाँ पर फूड की वेस्टेज से होने से बचाया है। वैल्यू एडिशन एंड एग्रो प्रोसेसिंग, यहाँ पर एग्रो प्रोसेसिंग नॉर्मल फार्मिंग की वजह से, नॉर्मल फार्मिंग की बजाय यहाँ पर एग्रो प्रोसेसिंग का सहारा लिया, जिसकी वजह से जो फार्मर की इनकम है वो भी यहाँ पर बढ़ी और लोकल इकोनॉमी भी यहाँ पर सपोर्ट हुई। इस तरीके से आपको बड़ा इंग्लिश वाला आंसर यहाँ पर लिखना है, ठीक है, जो कि मैंने आपको बता दिया। चलिए तो ये वीडियो यहीं पर एंड होती है। मैं सच में बता रहा हूँ ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल थी। अगर आप एंड तक बने हुए, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लेकर के आ रहे हो। किस तरीके के क्वेश्चन आने वाले हैं वो भी आपको पता चल गया। सिनेरियो बेस भी हमने देख लिया, किस तरीके के भाई MCQ क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं, आपने सारे देखे। हाईली वैल्यूएबल वीडियो थी। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो ताकि वो भी इस वीडियो को देख करके चले जाएं, तो उनके भी ये क्वेश्चंस प्रिपेयर हो जाएं। सेल चैप्टर से एक भी क्वेश्चन छूटना चाहिए। एग्जाम में कैसे लिखना है वो भी देख लेना, डिस्क्रिप्शन में नोट्स डाल दूंगा। चलिए तब तक के लिए कमेंट्स में जो कुछ भी चाहिए मुझे जरूर बता देना। कोई वन शॉट चाहिए, कोई प्रिपरेशन गाइड चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, सब कुछ बता देना, मैं तुम्हारे लिए लेके आऊंगा। मिलता है आपका नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।